जब भी ना ये खबर सामने आती है कि किसी एक ही मामले में 9 पुलिसकर्मियों को एक साथ 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? बिल्कुल। यही कि कोई बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश होगी। हाँ, या फिर कोई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया होगा। ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होगा, जिसे रोकने के लिए सिस्टम को इतना इतना कठोर कदम उठाना पड़ा। सही बात है। और देखिए, इस तरह की सजा भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ना बहुत ही असाधारण है। मतलब मृत्युदंड अपने आप में ही दुर्लभ होता है। बिल्कुल। और कानून के रखवालों की पूरी के पूरी एक टुकड़ी को एक साथ मौत की सजा मिलना, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अपराध का स्तर किसी सामान्य हत्या से कहीं ज्यादा गहरा रहा होगा, मतलब संस्थागत रहा होगा। हाँ, और यही पर ना इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। मतलब इस ऐतिहासिक और कंपा देने वाली सजा की शुरुआत किसी बड़े गैंग वॉर या अंतर्राष्ट्रीय साजिश से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में एक मोबाइल फोन की दुकान का शटर तय समय से महज 15 मिनट ज्यादा खुला रखने से। बाप रे। है ना, सतह से देखने पर ये किसी डिस्टोपियन फिल्म की शुरुआत लगती है, जहां एक बेहद मामूली सी बात पर अचानक सत्ता का पूरा ढांचा बेकाबू हो जाता है। एकदम सही था आपने। और 2 आम नागरिक सीधे मौत के मुंह में धकेल दिए जाते हैं। तो आज के हमारी इस गहराई से पड़ताल यानी इस विस्तृत विश्लेषण का विषय यही है, द संथनकुलम केस, डेथ इन कस्टडी एंड जुडिशियल रेकनिंग। और इस पड़ताल को शुरू करने से पहले उस स्रोत का जिक्र करना बहुत अहम है जिसने इस पूरे मामले की कानूनी और प्रशासनिक परतों को इतनी बारीकी से हमारे सामने रखा है। बिल्कुल, स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल आया है ना, उसे विशेष तौर पर एडवोकेट मतलूब चंदेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई, जिला जालौन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से तैयार करके साझा किया गया है। अच्छा जी। और उनके इस कानूनी नजरिए ने इस केस के उन पहलुओं को खोला है जो आम समाचारों की सुर्खियों में कहीं छिपकर रह गए थे। देखिए, एक मजबूत और प्रामाणिक स्रोत किसी भी जटिल कानूनी मामले को समझने की पहली शर्त होती है। एक वकील के नजरिए से तैयार किए गए दस्तावेज सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि वो ये भी स्थापित करते हैं कि कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल, ये स्थापित करते हैं कि कानून की किताब में लिखे गए नियमों को जमीन पर किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया। सही बात है। तो इसी स्रोत के आधार पर हमारा मिशन सिर्फ घटनाक्रम की टाइमलाइन को दोहराना नहीं है। हम उस मानसिकता, सत्ता के उस खतरनाक नशे और उस पूरी कागजी कानूनी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे जो रातों रात एक आम स्थानीय पुलिस थाने को एक खौफनाक यातना गृह में बदल देती है। और उस समय के माहौल को समझने के लिए ना हमें जून 2020 में वापस जाना होगा। ओह, वो लॉकडाउन वाला दौर। एकदम, वो एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस से लड़ रही थी और सड़कों पर एक बेहद सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ, सड़कों पे एकदम सन्नाटा न। बिल्कुल। तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले के सतनकुलम इलाके में पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की मोबाइल फोन की दुकान थी। 19 जून की शाम को उनकी दुकान तय समय से थोड़ी देर तक खुली रही और पुलिस जयराज को पूछताछ के लिए उठा ले जाती है। और यहाँ पर एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। मेरा मतलब है, अगर दुकान 15 मिनट ज्यादा खुली थी तो उस नियम को तोड़ने के लिए एक भारी चालान काटा जा सकता था। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए उनकी दुकान को सील किया जा सकता था। एक मामूली सा नियम टूटने की बात थाने के अंदर इतनी हिंसक और बेकाबू कैसे हो गई? ये तो ऐसा है जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़े और उसे अगले ही चौराहे पे सीधा सजाए मौत दे दी जाए। देखिए, आपकी ये जो ट्रैफिक सिग्नल वाली एनालॉजी है ना, वो सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन अगर हम इसे जून 2020 के उस विशिष्ट माहौल के चश्मे से देखें तो स्थिति थोड़ी अलग थी। अच्छा, कैसे? वो कोई सामान्य समय नहीं था, सड़कों पर लोग नहीं थे, ट्रैफिक नहीं था। मीडिया और राहगीरों की जो एक बाहरी निगरानी होती है वो पूरी तरह से शून्य थी। कोई देखने वाला नहीं था। बिल्कुल। सड़कों पर पसरा सन्नाटा एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा करता है। जब किसी अथॉरिटी के पास बिना किसी बाहरी निगरानी के असीमित अधिकार आ जाते हैं ना, तो नियमों का पालन करवाना असल मुद्दा रह ही नहीं जाता। ओह, मतलब ये नियम लागू करने का नहीं बल्कि ये स्थापित करने का मुद्दा बन गया था कि उस इलाके में असली ताकत किसके पास है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे शक्ति का नग्न प्रदर्शन कहा जा सकता है। जयराज को उठाना एक रूटीन शक्ति प्रदर्शन था।
लेकिन जब उनका बेटा बेनिक्स थाने जाकर अपने पिता की गिरफ्तारी पर सवाल करता है तो उसे भी अंदर कर लेते हैं। हाँ, पुलिस के उस समय के सुप्रीम अथॉरिटी वाले माइंडसेट ने इसे एक आम नागरिक की पूछताछ के रूप में नहीं देखा। उस सत्ता के नशे में एक नागरिक का उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाना, ये उनके अहंकार पर एक सीधे हमले की तरह महसूस हुआ होगा, है ना? बिल्कुल। एक आम आदमी का थाने के अंदर आकर पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देना उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। बेनिक्स को हिरासत में लेना किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो उस चुनौती को, उस सवाल पूछने की जरूरत को कुचलने का एक तरीका था। बाप रे। यहीं से वो रेखा पार हुई जहां कानून के रखवाले अपनी व्यक्तिगत ईगो की लड़ाई को सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके लड़ने लगे। और अहंकार की इस लड़ाई ने कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। इसके बाद थाने के अंदर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सोर्स मटेरियल में दर्ज दस्तावेज बताते हैं कि पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन प्रताड़ना की इस रिपोर्ट में एक ऐसा हिस्सा है जो किसी भी इंसान को सिहराने के लिए काफी है। हाँ, वो खून वाला हिस्सा। बिल्कुल। मारपीट के बाद पुलिस ने जयराज और बेनिक्स को अपना ही बहता हुआ खून फर्श से साफ करने के लिए मजबूर किया। इस बिंदु पर आकर मुझे लगता है कि ये सिर्फ क्रूरता नहीं हो सकती। खून साफ करवाना एक फोरेंसिक सबूत मिटाने की तरफ इशारा करता है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस कृत्य का तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तरों पर किया गया विश्लेषण इससे मामले का सबसे खौफनाक हिस्सा बनाता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह प्रताड़ना की चरम सीमा है। हाँ। किसी इंसान से उसका ही खून साफ करवाना उसे पूरी तरह से अमानवीयकरण की प्रक्रिया से गुजारना है। ये पीड़ित की गरिमा को कुचलकर उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि उसका वजूद अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अगर कानूनी या तकनीकी तौर पर देखा जाए तो थाने का वो फर्श उस समय एक क्राइम सीन में बदल चुका था। यही इसका सबसे डरावना तकनीकी पहलू है। थाने के अंदर बहा हुआ खून एक बहुत ही पुख्ता फोरेंसिक सबूत होता है। हाँ, डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह। बिल्कुल। डीएनए प्रोफाइलिंग और ब्लड स्प्लैटर एनालिसिस के जरिए ये पता चल सकता है कि चोट किस एंगल से और कितनी बेरहमी से मारी गई। खून साफ करवाकर पुलिस के अधिकारी दरअसल हत्या के उन फोरेंसिक सबूतों को सुनियोजित तरीके से मिटा रहे थे, जो भविष्य की किसी भी जांच में उनके खिलाफ सबसे बड़े गवाह बन सकते थे। एकदम सही। इस पूरी परिस्थिति को देखकर मेरे दिमाग में एक और एनालॉजी आ रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई डॉक्टर जानबूझकर किसी मरीज को ऑपरेशन थिएटर में दूषित उपकरण से संक्रमित कर दे, और जब मरीज की हालत बिगड़ने लगे तो वो डॉक्टर खुद ही मेडिकल रिकॉर्ड में ये लिख दे कि मरीज पहले से ही गंभीर संक्रमण लेकर अस्पताल आया था। यहाँ पुलिस ने भी तो यही किया है ना। ये तुलना बहुत ही सटीक है। ये इस घटना के कवर अप यानी लीपापोती वाले हिस्से को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बुनियादी और अहम दस्तावेज होती है एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ। एफआईआर ही वो शुरुआती दस्तावेज है जो अदालत के सामने किसी भी घटना का नैरेटिव या कहानी तय करता है। पुलिस ने जयराज और बेनिक्स के खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज की, वो उनका वही फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड था जिसमें उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पीड़ितों पर ही डाल दी। दस्तावेजों के मुताबिक उस एफआईआर में ये कहानी गढ़ी गई कि पिता पुत्र पुलिस के साथ उलझे और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने फर्श पर लोटपोट करना शुरू कर दिया। हाँ, सोचिए जरा। मतलब ये लिखा कि जिसकी वजह से उन्हें खुद ही गहरी चोटें आ गईं। इस तरह की कहानी सोचना किसी अचानक आए गुस्से का नतीजा तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। एक एफआईआर को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत ही ठंडे दिमाग और कानूनी बारीकियों की समझ की जरूरत होती है। शब्दों का चयन, धाराओं का लगाना, ये सब अचानक भड़के किसी आवेश में नहीं किया जा सकता। ये एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, ये साबित करता है कि वे पूरी तरह से होश में थे और सिस्टम की अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ही की गई हत्या को कानूनी कागजों की आड़ में बहुत ही चालाकी से दफना रहे थे। उन्होंने कानून का इस्तेमाल ही कानून की हत्या को छिपाने के लिए किया। बाप रे। अब यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन सामने आती है। चूंकि एफआईआर खुद पुलिस ने ही लिखी थी और उसमें सारी गलती पीड़ितों की दिखाई गई थी, तो कानूनी कागजों के हिसाब से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बन चुका था। अगर सिस्टम इसी तरह चलता रहता तो सच्चाई तो कभी कागजों से बाहर ही नहीं आ पाती। इस अभेद्य दीवार को कैसे तोड़ा गया? इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का काम न्यायपालिका के एक बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ हस्तक्षेप ने किया। जब हिरासत के बाद पिता पुत्र की अस्पताल में दर्दनाक मौत हुई तो मद्रास हाईकोर्ट की भूमिका इसमें सबसे निर्णायक साबित हुई। अच्छा,
न्यायपालिका ने वो काम किया जो स्थानीय प्रशासन करने में पूरी तरह से विफल रहा था। हमारे पास जो एडवोकेट मतलूब चंदेल जी द्वारा साझा किए गए दस्तावेज हैं, वो बताते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसे कानूनी भाषा में सुओ मोटो कहा जाता है। हाँ, सुओ मोटो। तो ये सुओ मोटो की शक्ति कितनी अहम थी इस केस में? अगर हाई कोर्ट ये कदम नहीं उठाता तो क्या ये पूरा मामला स्थानीय पुलिस के उस फर्जी एफआईआर के बोझ तले हमेशा के लिए दब नहीं जाता? देखिए, सच कहूं तो स्थानीय स्तर पर यह मामला लगभग दब ही चुका था। हमारे पुलिस सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो शुरुआती जांच उसी इलाके की स्थानीय पुलिस ही करती है, जो कि हितों के टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्थानीय पुलिस के पास सत्ता होती है, संसाधन होते हैं, वे गवाहों को डराकर उन्हें चुप करा सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। हाँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो बदलवा सकते हैं। एकदम सही, वे डॉक्टरों पर दबाव बनाकर रिपोर्ट बदलवा सकते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का बिना किसी औपचारिक शिकायतकर्ता के सामने आए सुओ मोटो कदम उठाना कोई सामान्य न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। ये एक तरह से हाई कोर्ट का अपनी तरफ से ये घोषणा करना था कि उसे उस इलाके की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहा। इसे इस तरह से देखना ज्यादा सटीक होगा कि हाई कोर्ट का ये कदम इस बात की आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि सत्तनकुलम में स्थानीय कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। वहां एक संस्थागत पतन यानी इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो चुका है और न्याय की उम्मीद स्थानीय स्तर पर करना बेमानी है। इसीलिए हाई कोर्ट ने बिना वक्त गंवाए इस जांच को स्थानीय पुलिस के हाथों से निकालकर सीधे सीबीआई को सौंप दिया। और ये कदम कितना जरूरी था, ये तो सीबीआई की जांच के बाद ही साबित हो पाया। जैसे ही जांच सीबीआई के पास गई, स्थानीय पुलिस का वो सारा कवर अप, वो झूठी एफआईआर की कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बिल्कुल। यहां पर जो सबसे अहम बात उभर कर आती है वो हैं दोषियों के नाम और उनके पद। जब सीबीआई की चार्जशीट सामने आई तो ये साफ हो गया कि ये क्रूरता किसी एक बिगड़े हुए सिपाही या किसी एक गुस्सैल अधिकारी का काम नहीं था। हाँ, इस घटना में पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड शामिल थी। सीबीआई की जांच में शुरुआत में 10 पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए थे। जांच के दौरान ही इनमें से एक आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पाल दुई की कोरोना से मौत हो गई। बाकी बचे 9 लोगों पर केस चला और उन्हें दोषी करार दिया गया। इन 9 दोषियों के पदों पर गौर करना इस पूरी संस्थागत विफलता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब इनमें पूर्व इंस्पेक्टर एस श्रीधर, पूर्व सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन और रघु गणेश और उनके साथ काम करने वाले हेड कांस्टेबल मुर्गन, सामी दुरई और अन्य सिपाही शामिल थे। हाँ, थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर से लेकर सबसे निचले स्तर के कांस्टेबल तक का एक साथ इस प्रताड़ना में शामिल होना पुलिस सिस्टम की किस कमजोरी को दर्शाता है? ये संस्थागत पतन का सबसे खौफनाक चेहरा है। देखिए, एक पुलिस स्टेशन एक हायरार्की यानी एक पदानुक्रम पर काम करता है। ये हायरार्की एक तरह का सेफ्टी वॉल्व होती है। अच्छा, कैसे? अगर कोई जूनियर कांस्टेबल कुछ गलत या गैर कानूनी कर रहा है तो सीनियर अधिकारी का काम है उसे रोकना और नियम का पालन करवाना। लेकिन सत्तनकुलम थाने में यह हायरार्की पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहां इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एक साथ मिलकर एक निहत्थे नागरिक को प्रताड़ित कर रहे थे। बाप रे! वे एक कानून लागू करने वाली एजेंसी की तरह नहीं, बल्कि सत्ता के नशे में चूर एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। एक ऐसा हिंसक गैंग जिसने राज्य द्वारा दी गई वर्दी पहन रखी थी। बिल्कुल। और इसी गैंग जैसी कार्यप्रणाली के कारण न्यायपालिका को एक ऐसा फैसला सुनाना पड़ा जिसने भारतीय कानूनी इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया। मदुरै के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने इस मामले की सुनवाई होते हुए इसे दुर्लभतम मामला या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार दिया। और सभी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। मृत्युदंड का ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत का इस्तेमाल आमतौर पर बेहद जघन्य अपराधों में किया जाता है। एक साथ इतने पुलिसकर्मियों को ये सजा मिलना ये स्थापित करता है कि रक्षकों का ही भक्षक बन जाना समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। जज ने इस फैसले को सुनाते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली और ध्यान खींचने वाली टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस के इस कृत्य ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है। हाँ, कानूनी नजरिए से इस सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कैसे समझा जा सकता है? सामूहिक चेतना की इस टिप्पणी की जड़ें सोशल कॉन्ट्रैक्ट
यानी सामाजिक अनुबंध के उस दार्शनिक सिद्धांत में गहराई तक धसी हुई हैं जिस पर कोई भी सभ्य समाज खड़ा होता है। देखिए, समाज और राज्य के बीच एक अलिखित समझौता होता है। नागरिक स्वेच्छा से अपनी आजादी का कुछ हिस्सा और शक्ति राज्य को यानी वर्दीधारी पुलिस को सौंपते हैं। ये शक्ति उन्हें इस विश्वास के साथ दी जाती है कि वे इसका इस्तेमाल नागरिकों की रक्षा के लिए करेंगे। मतलब ये सारा सिस्टम उस बुनियादी भरोसे पर टिका है कि ताकत का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होगा, दमन के लिए नहीं। एकदम सही। और जब वही रक्षक उसी थाने के अंदर, जो कि सुरक्षा और न्याय का प्रतीक होना चाहिए, एक निहत्थे नागरिक की क्रूरता से हत्या कर देता है, तो वो केवल 2 इंसानों को नहीं मार रहा होता, वो उस बुनियादी विश्वास की हत्या कर रहा होता है। बिल्कुल। अगर ऐसे मामले में अदालत नरमी बरतती या कोई हल्की सजा देती तो समाज में ये संदेश जाता कि वर्दी पहनकर कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। इससे समाज का कानून के राज से, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उससे भरोसा पूरी तरह से उठ जाता और चारों तरफ केवल अराजकता का ही माहौल होता। ये बहुत अहम पॉइंट है। यहाँ पर ना एक उलझन पैदा होती है जिसे समझना जरूरी है। जब किसी अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जा रहा है तो साथ में इतना भारी आर्थिक जुर्माना लगाने का क्या औचित्य है? क्या राज्य द्वारा तय किया गया ये बड़ा पैसा किसी इंसान की जान की कीमत हो सकता है? मेरा मतलब है, क्या ये न्याय जैसी पवित्र अवधारणा को एक आर्थिक लेनदेन में तब्दील नहीं कर देता? आपकी ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसे न्याय के आर्थिक लेनदेन के रूप में देखना इस फैसले की गहराई को कम कर देगा। इस जुर्माने को जान की कीमत के रूप में नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही और सत्ता के दुरुपयोग के दंड के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छा। इसके पीछे 2 बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण उद्देश्य काम कर रहे हैं। वो 2 उद्देश्य क्या हैं जो इस भारी जुर्माने को न्याय संगत बनाते हैं? पहला उद्देश्य है सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक अत्यंत कठोर आर्थिक दंड स्थापित करना। जब कोई अधिकारी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए करता है तो उसे सिर्फ शारीरिक दंड यानी मृत्युदंड देना ही काफी नहीं है। इतना भारी जुर्माना दोषियों को आर्थिक रूप से तबाह कर देता है। ये भविष्य के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है कि अगर आप वर्दी की आड़ में सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो राज्य न केवल आपकी जान लेगा, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को आर्थिक रूप से पंगु बना देगा। ये एक तरह का निवारक है, एक डिटरेंस है। और दूसरा उद्देश्य शायद पीड़ित परिवार के भविष्य से जुड़ा है। हाँ, इस बात को अगर एक कदम और आगे ले जाएं तो दूसरा उद्देश्य है पीड़ित परिवार को एक संरचनात्मक सहारा यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करना। जज ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि पुलिस की इस क्रूरता ने परिवार की नींव को जड़ से उखाड़ दिया है। बिल्कुल। जब राज्य के नुमाइंदे ही अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके किसी परिवार के कमाने वाले सदस्यों को इस तरह अमानवीय तरीके से छीन लेते हैं तो ये राज्य और उसके सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस तबाही की भरपाई करे। ये 1,40,00,000 रुपए न्याय का कोई मोल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय करने का एक ठोस तरीका है, ताकि पीड़ित परिवार अपने उजड़े हुए जीवन को दोबारा किसी तरह खड़ा कर सके। एडवोकेट मतलूब चांदिल जी द्वारा भेजे गए स्रोत का ये विश्लेषण सच में इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही अलग और गहरे नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। अगर इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा का सार निकाला जाए तो ये साफ है कि सांथनकुलम का एक केस सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक घटना की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केस सत्ता की असीमित ताकत और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच के उस बेहद नाजुक संतुलन की कहानी है, जो अगर एक बार बिगड़ जाए तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं, ये उसका सबसे जीवंत उदाहरण है। ये पूरी पड़ताल न एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को याद दिलाती है कि बिना जवाबदेही के शक्ति हमेशा अत्याचार में ही बदल जाती है। एकदम सही बात है। जब किसी इंसान को, खास तौर पर किसी वर्दीधारी को, यह लगने लगता है कि उसे देखने वाला, टोकने वाला या उस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, तो उसके अंदर का अंधकार कैसे पूरी तरह से बाहर आ जाता है और कैसे वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। और न्यायपालिका का समय पर किया गया कड़ा दखल ही वो इकलौता चिराग है जो इस संस्थागत अंधकार को काट सकता है। न्यायपालिका की इसी सक्रियता ने ये सुनिश्चित किया कि कागजों में दफना दी गई एक सच्चाई बाहर आ सके और एक ऐतिहासिक नजीर पेश की जा सके। और इसी सक्रियता से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार है जो शायद इस पड़ताल के खत्म होने के बाद भी बहुत समय तक सुनने वालों के जहन में गूंजता रहेगा। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने जनता के भारी आक्रोश,
सोशल मीडिया पर उठती आवाज़ों और अखबारों की रिपोर्टिंग देखकर स्वतः संज्ञान ले लिया, जिससे सच्चाई उस फर्जी एफआईआर के बाहर आ सकी और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सका। हाँ। लेकिन कोई भी गहराई से ये सोच सकता है कि इस विशाल देश के न जाने कितने थानों में, दूर दराज के अनजाने इलाकों में ऐसी ही कितनी खौफनाक कहानियां, वैसी ही चालाकी से लिखी गई झूठी एफआईआर और रूटीन प्रशासनिक कागजों के भारी भरकम बंडलों के नीचे हमेशा के लिए सिर्फ इसलिए दफन होकर रह जाती होंगी क्योंकि उन कहानियों को सामने लाने के लिए या अदालत का ध्यान खींचने के लिए कभी कोई सार्वजनिक आक्रोश पैदा ही नहीं हो पाता। बहुत ही डरावना सच है। एक व्यवस्था के रूप में ये सन्नाटा कितना डरावना है, ये किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है।